CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला शिक्षक जो गढ़े बचपन को। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम मारिया मोंटेसरी, एक विलक्षण स्त्री जिसने शिक्षा शास्त्र को नया आयाम दिया। शिक्षा का उद्देश्य मात्र तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। ये कथन है 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टाइन का। आज हम बात करेंगे एक महान विलक्षण स्त्री की, जिसने बाल मनों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा शास्त्र को एक नया आयाम दिया और शिक्षण प्रणाली में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया। उनका नाम है मारिया मोंटेसरी। वो इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद थी। मैडम मारिया मोंटेसरी को क्रिया प्रधान मनोवैज्ञानिक शिक्षण एवं खेल आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है। उनका पूरा नाम था मारिया टेक्ला आर्टेमिसिया मोंटेसरी। मारिया का जन्म 31 अगस्त 1870 को चेरावाले, इटली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एलेसेंड्रो मोंटेसरी था, जो इतालवी सरकार के वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे। उनकी मां का नाम रेनेल्ड स्टोपानी था, जो बहुत ही संभ्रांत और सुशिक्षित घराने से आती थी। मारिया के जीवन पर उनकी विदुषी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जीवन भर उनके साथ रहा। जब वो मात्र 4 वर्ष की थीं, उनका परिवार चेरावाले से रोम आ गया। 6 वर्ष की आयु में मारिया ने स्थानीय राज्य पोषित विद्यालय में दाखिला लिया। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थीं। उनके विद्यालय में सह शिक्षा थी। उन दिनों सामाजिक मान्यताओं के कारण ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर सकती हैं। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1886 में रेजियो इंस्टीट्यूटो टेक्निको लियोनार्डो दा विंची नामक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का मन बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया। और आखिर आ ही गया 10 जुलाई 1896 का वो गौरवशाली दिन। साथियों, आज का दिन रोम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेक्ला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके इटली की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। बधाई हो, बधाई हो। बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। इटली की पहली महिला डॉक्टर। भाई वाह, कमाल है। बहुत बहुत बधाई हो। 1897 में वो रोम विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक द्वारा संचालित एक शोध कार्यक्रम में शामिल हुई और इस शोध कार्यक्रम के तहत वो रोम शहर और आसपास के पिछड़े इलाकों में बने बाल गृहों का दौरा करने लगी। इन बाल गृहों में सामान्य बच्चों के साथ साथ आंशिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, लोकोमोटर बाधित और कुछ बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी शामिल थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके सोचने के तरीके में एक नया आयाम जोड़ दिया।
एक दिन वो एक बाल गृह पहुंची। मिस्टर गैब्रियल उस बाल गृह की देखभाल करते थे। आइए मारिया जी। कैसे हो गैब्रियल? कैसा चल रहा है यहाँ? जी कुछ उदास लग रहे हो। जी मैडम, अब आपको क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि इन दिव्यांग बच्चों की हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है। और बुरी? जी। अब भला वो कैसे? आज दोपहर के भोजन के बाद आप बच्चों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिएगा। हाँ हाँ जरूर। जी। बच्चों की कक्षा का समय समाप्त हुआ और दोपहर के भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद बच्चों को कुछ समय का अवकाश दिया जाता था। मारिया ने देखा कि भोजन के बाद कुछ बच्चों ने अपने बर्तनों को, भोजन की मेज की खुरदरी सतह को, खिड़कियों की जालियों को छूना और टटोलना शुरू किया। देखा आपने मारिया जी, क्या ये असामान्य नहीं है? जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी इस तरह की गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन अब तो देखिए देखिए, कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं। अभी वो सड़क की गिट्टियों से खेलेंगे। वो देखिए, वो बच्चा टूटी हुई दीवार से निकली ईंटों पर उंगलियां फेर रहा है। देखिए देखिए। नहीं गैब्रियल, मुझे लगता है कि यह असामान्य नहीं है। बाल गृह से बाहर आकर लौटते समय रास्ते में वो सोच रही थी, शायद ये बच्चे चीजों को इसलिए बार बार छूते हैं क्योंकि उन्हें संवेदी उत्तेजना चाहिए। लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करके शायद वो सीखना चाहते हैं, वो अवलोकन और निरीक्षण करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनके सीखने सिखाने का एक नया रास्ता मुझे मिल गया है। उन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर अन्य शिक्षाविदों के विचार जाने। उन्होंने सीखने के प्रतिफल विषय पर जितना संभव हो सके पढ़ना शुरू किया और विशेष रूप से उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआती फ्रांसीसी शिक्षाविद एवं बाल शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड सेगुइन के अभूतपूर्व काम का 2 वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया। उन्होंने लोम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की भी जानकारी प्राप्त की। हाँ, मैंने अब महसूस कर लिया है कि इन बच्चों की बहुत सी समस्याओं का निदान चिकित्सा और दवा से अधिक शिक्षण विधि में निहित है। क्यों न उनके लिए ऐसे खिलौनों और पाठ्यचर्या का विकास किया जाए जो उनकी संवेदना को उत्तेजित करे और उनमें उत्सुकता जगाए। खिलौनों को यदि एक समस्या की तरह उन्हें दे दिया जाए तो वो खिलौना ही उनका समाधान बन जाएगा। बस फिर क्या था, उन्होंने बौद्धिक रूप से दिव्यांग और अन्य बाधित बच्चों की संवेदी धारणाओं और मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और खिलौने बनवाए, जिनमें ब्लॉक्स, छिद्रों वाला तख्ता, बीट्स, कंचे, माला, गीली मिट्टी, रंग, विभिन्न अलग अलग आकारों की खुरदरी आकृतियां, वाद्य यंत्र, लकड़ी के जोड़ने वाले ब्लॉक्स और पैटर्न्स वाले खेल मुख्य रूप से शामिल थे।
उन्होंने बाल गृहों के रखरखाव पर भी बहुत जोर दिया और सुनिश्चित किया कि इन गृहों के वातावरण को सुसज्जित और साफ सुथरा रखा जाए। दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी समतल और खुरदरी आकृतियां बनाई जाएं। 6 जनवरी 1907 को कासा देई बम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस खुला। इन बाल गृहों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और शर्त ये थी कि बच्चों को साफ सुथरा बिना पुस्तकों के भेजा जाए। अब सीखने सिखाने के ये बाल गृह लोगों की उत्सुकता और आलोचना का केंद्र बन चुके थे। चाइल्डहुड हाउस के कुछ फर्नीचर ऐसे भी होते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी। एक दिन मारिया कक्षा में आई। नव सुसज्जित स्कूल का दृश्य ही अद्भुत था। हर बच्चा अपने अपने कार्य में लगा हुआ था। कोई ज्ञानेंद्रियों तो कोई कर्मेंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा था। कोई चित्र बना रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। सारा कक्ष रोचक गतिविधियों से भरा हुआ था। – 1908 की शरद ऋतु तक 5 बाल गृहों का संचालन किया गया, 4 रोम में और 1 मिलान में। इन खेल आधारित बाल गृहों में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने असाधारण प्रगति की और जल्द ही 5 साल के इन बच्चों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। मोंटेसरी के इस नए दृष्टिकोण की खबर सारे यूरोप में तेजी से फैल गई। शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और बच्चों के अभिभावक खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि वो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम कैसे प्राप्त कर रही हैं। धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन अब वो लिखने और पढ़ने भी लगी है। धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। वाह, मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपके पढ़ाने का तरीका कमाल है, बेमिसाल है। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा का कोई नया तरीका इजाद नहीं किया। मैंने तो बस कुछ छोटे बच्चों को उनके अनुसार जीने का मौका दिया है। जी, मैं सोचती हूँ कि यदि इसी खेल और अनुभव आधारित विधि का प्रयोग सामान्य बच्चों में भी किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। समावेशी शिक्षा की सफल शुरुआत शायद यहीं से होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मोंटेसरी ने इसी विधि का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया। उनकी असाधारण सफलता को देखते हुए इटली की सरकार ने उन्हें बाल गृह संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारिया मोंटेसरी ने बाल शिक्षा विषय पर अनगिनत लेख लिखे और एक पुस्तक भी लिखी जिसे आज विश्व मोंटेसरी मेथड्स के नाम से जानता है। 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर वो भारत आईं और देश भर में बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर व्याख्यान दिए। उन्होंने लगभग पूरे विश्व में जाकर मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रचार प्रसार किया। आज पूरे विश्व में मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित अनगिनत विद्यालय हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सीखने सिखाने के कार्य में जुटे हैं। मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों का कार्य और ज्ञान में कुशलता प्राप्त करने के भाव को ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उनकी शिक्षण विधि के मूल स्तंभ हैं बच्चों की स्वतंत्रता,
स्वशिक्षा, रोचक शिक्षण, संवेदी अनुभव, प्यार और सम्मान। 6 मई 1952 को इस महान शिक्षा शास्त्री का हॉलैंड में निधन हो गया। मारिया मोंटेसरी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया और दुनिया के कई महानतम विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आधुनिक शोध भी उनके नवाचार और निष्कर्षों की मूलभूत भावना को मान्यता देता है। विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मारिया मोंटेसरी, एक विलक्षण स्त्री जिसने शिक्षा शास्त्र को नया आयाम दिया। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कलाकार सुम्बुल शकील, कीमती आनंद, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख अजीत होरो, ध्वनि संपादन, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।